न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर कुमार। आज हम बात करेंगे G20 और एंटी वीकली के बारे में। भारत में 9 से 10 सितंबर के बीच में G20 की मीटिंग हुई, जो काफ़ी सफल रही और भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था जब दुनिया भर के 20 महत्वपूर्ण नेता भारत में इकट्ठा हुए और सभी ने मिलकर एक साझा कार्यक्रम बनाया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ओवर चाइना के वन बेल्ट वन रोड का विकल्प होगा। ये एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है और इससे सभी देशों को काफ़ी फायदा होगा और भारत के लिए ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि चाइना को भारत काउंटर कर सकता है और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाकर एक नई उभरती हुई इकोनॉमिक का दर्जा प्राप्त कर सकता है और दुनिया पे अपने बेहतरीन कार्यों से गरीबी भुखमरी को मिटाने में प्रमुख योगदान दे सकता है। इसके साथ साथ G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल करने की बात की गई। अब G20 में 21 कंट्री होंगे। ये मीटिंग जो है काफ़ी फायदेमंद रही सभी देशों के लिए। G20 की स्थापना 1999 में जो एशिया में आर्थिक संकट के बाद की गई। G20 के नेता जो है हर साल मिलते हैं और आर्थिक गतिविधियों पे नज़र रखते हैं और आर्थिक गतिविधि आत्म विश्लेषण करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और नई तरक्की के लिए नई नीतियों को बनाते हैं। ये तो हो गया एक पक्ष G20 की तारीफ की बात हो गई, प्रशंसा की बात हो गई। आप लोगों ने काफ़ी G20 के बारे में सुन रखा होगा, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक G20 का दूसरा पक्ष भी है जिसे लोग जोड़ते हैं एंटी वीकली से। अब सवाल ये है कि ये एंटी वीकली है क्या? एंटी वीकली शब्द किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। एक साउथ इंडियन मूवी है पच्चईकरण, विजय एंटोनी की, उन्होंने एंटी वीकली वर्ड दिया जो काफ़ी फेमस हो गया है और काफ़ी रिलेवेंट भी है, बड़ा हार्ट टचिंग वर्ड है। एंटी वीकली उन रिचेस्ट मैन को कहा जाता है, अमीरों को कहा जाता है, जो सेल्फ रिच नहीं बनते हैं बल्कि दूसरों को लूट के रिच बनते हैं, अमीर बनते हैं, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठा के अमीर बनते हैं, उन्हें कहा जाता है एंटी वीकली। जैसा कि आपको पता है अमीर दो प्रकार के होते हैं। एक सेल्फ मेड मैन होते हैं जैसे मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने फेसबुक का आविष्कार किया, फिर उस पैसा तो आने लगा, अमीर हो गए। जैसे स्टीव जॉब्स एप्पल के संस्थापक, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, चाहे नारायण मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक। लेकिन एक हमारे सोसाइटी में वो भी अमीर होते हैं जो किसी के ज़बरदस्ती ज़मीन हड़प लेते हैं, ज़बरदस्ती किसी के घर हड़प लेते हैं, ज़बरदस्ती किसी के पैसे हड़प लेते हैं, ज़बरदस्ती बैंक का पैसा लेके भाग जाते हैं, स्कूल कॉलेज वर्क खोल कर अरबों रुपये कमा लेते हैं। इस तरह के लोग होते हैं, चोरी कर लेते हैं, डाका डाल देते हैं, बैंक लूट लेते हैं, फ्रॉडगिरी करते हैं, सरकार का पैसा लेके लाखों रुपया करोड़ों रुपये लेके चंपत हो जाते हैं, विदेश भाग जाते हैं, उन्हें कहते हैं एंटी वीकली। अब हम बात कर रहे थे G20 के बारे में। तो G20 में एंटी वीकली क्या था? तो G20 में कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को दिल्ली को छुपाने की जरूरत क्या थी, दिल्ली पे पर्दे डालने की क्या जरूरत थी, क्या हासिल होगा सरकार को इससे? चमचमाती दिल्ली दिखाने से क्या फायदा होगा सरकार का? क्या हासिल, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? वास्तविकता अगर दिल्ली की दिखाई जाती तो उसमें बुरा क्या था? क्यों दिल्ली को छुपाया गया, क्यों पर्दे डाले गए, क्यों पशु पक्षियों जानवरों को निकाल दिया गया? बहुत बड़ा सवाल है, फिलोसफिकल है, सोशल है, इकोनॉमिकल है। सोचना चाहें तो बहुत कुछ है इसमें, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर छुपाने की कोशिश दिल्ली को क्यों की गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब बात करें थोड़ा वर्ल्ड इकोनॉमी की, तो एक तरफ तो दुनिया ये समिट होता है G20 G8 का, इसलिए होता है कि आर्थिक तरक्की दुनिया कर सके। लेकिन आर्थिक तरक्की कहाँ हो रहा है? ये मीटिंग होते हैं, आते हैं लोग, रिजोल्यूशन पास करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, खेलते हैं और फिर चले जाते हैं। जो संकल्प पेपर होते हैं टिश्यू पेपर की तरह होते हैं जो फ्लश कर दिए जाते हैं, फिर यहाँ से जाने के बाद कोई मतलब नहीं रहता। एक तरह से पिकनिक पार्क बन गया है ये समिट, चाहे G8 हो चाहे G20 हो। बड़े बड़े लग्जरी गाड़ी में आते हैं लोग, बड़े बड़े कपड़े, ड्रेसिंग, वो मेकअप होकर करके अरबों खरबों रुपया खर्च करते हैं और जनता के पैसे पर खूब ऐश करते हैं, पिकनिक ये लोग मनाते हैं। तो एक तरीके से पिकनिक पार्क हो गया है G20। भारत ने आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने $12 करोड़ रुपया खर्च किया G20 पर, जो एक बहुत बड़ी रकम हुई। रुपये में कन्वर्ट करें तो लगभग 10 अरब रुपया हो गया।
बहुत बड़ी रकम है ये। वहीं पिछले साल इंडोनेशिया में हुए G20 की मीटिंग में इंडोनेशिया ने मात्र 3.3 करोड़ डॉलर खर्च किए। तो अब ये समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या है, जबकि देश में आधे से अधिक जनता गरीब है। देश में 25 लाख लोग से ज़्यादा लोग भुखमरी से मर जाते हैं हर साल। ऐसे देश में इसने पैसे पानी की तरफ बहाने की क्या ज़रूरत थी। एक सर्वे है वर्ल्ड बैंक के अनुसार कि दुनिया में प्रत्येक 6 लोगों में से 5 लोग गरीब हैं, और जितनी संपत्ति अमीरों के पास है पूरी दुनिया में, अगर उसको बांट दिया जाए सभी में तो एक के हिस्से में 62 लाख रुपया आएगा। लेकिन ये मनी सेंट्रलाइज हो गई है, केंद्रित हो गई है दुनिया के मात्र 5-7 परिवारों के पास, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। बाकी प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री उनके एम्बेसडर होते हैं, ये मीटिंग भी उन्हीं के लिए करते हैं, उन्हीं के लिए आर्थिक नीतियां बनाते हैं। अब बात करें इकोनॉमी की, तो दुनिया भर के जो 50% अमीर लोग हैं, 50% दुनिया के जो गरीब लोग हैं, उनके पास दुनिया की कुल संपत्ति का मात्र 2% संपत्ति है, और 40% जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके पास दुनिया की संपत्ति का 22% संपत्ति है मात्र। और दुनिया में जो 10% अमीर हैं उनके पास 76% दुनिया की कुल संपत्ति है। तो इस तरह इनके इतने मीटिंग G20, G8, G15, G10 इतने मीटिंग करने के बावजूद भी अमीर और गरीब के बीच में खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो फिर इस मीटिंग के फायदे क्या हैं, आई डोंट नो। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 के बाद अडानी की संपत्ति बड़ी तेजी से बढ़ी है। अगर अडानी की संपत्ति पर भारत सरकार वन ऑफ टैक्स लगाए तो 1.79 लाख करोड़ डॉलर टैक्स के रूप में प्राप्त होगा, जो लगभग 50 लाख टीचर्स को रोजगार दिया जा सकता है। तो सरकार को थोड़ी सी सामाजिकता, नैतिकता, सिंपैथी, इम्पैथी, सत्यनिष्ठा, सूचिता का प्रयोग करते हुए लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आपका स्वागत है। आप किसके साथ हैं आपको डिसाइड करना है, और कहां आप फिट बैठते हैं, कैसे अपने आप को फिट बैठाते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।